Demonstrative Geometry, चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज 10.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर चूंकि डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री से रिलेटेड है, यहाँ आपको बहुत सारे थ्योरम्स मिलेंगे और उन थ्योरम्स को आपने प्रूव करना है थ्रू लॉजिकल रीजंस। ठोस दलाइल और सबूतों के नतीजे में आपने उन थ्योरम्स को प्रूव करना है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादातर आपसे बेसिक डेफिनेशंस पूछी गई हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स के। ये टर्म्स इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन टर्म्स को समझ लें। ये टर्म्स हैं क्या? इसमें जो पहला है वो है डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री, आप इसको भी समझेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स: डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा गया है कि इन चीज़ों को, इन टर्म्स को आप डिफाइन करें। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच थ्योरम्स ऑन ज्योमेट्री आर प्रूव्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग इज कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर में आपको थ्योरम्स नजर आएंगे, तकरीबन 10 थ्योरम्स हैं जिन्हें आपने प्रूव करना है। उन थ्योरम्स को स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बेस पर प्रूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। यानी डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री से मुराद ज्योमेट्री की वो शाख है जिसमें तमाम नताइज और हकाइक को मंतकी दलाइल और सबूत के साथ पेश किया जाता है। इसमें मुशाहिदे या तजुर्बे पर इन्हिसार नहीं किया जाता, बल्कि असूलों, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोस्टुलेट्स या एक्सियम्स, डेफिनेशंस और पहले से साबित शुदा थ्योरम्स की बुनियाद पर नई बातों को साबित किया जाता है। या आप यूँ समझ लें कि ये ज्योमेट्री का वो तरीका है जिसमें हर बात को सबूत के साथ मंतकी अंदाज में पेश किया जाता है। इसमें हम सिर्फ अंदाजे या मुशाहिदे पर इत्तिफाक नहीं करते, बल्कि हर नतीजा एक मजबूत दलील यानी एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीज़न के साथ हासिल किया जाता है। डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री में बुनियादी असूल, जिसे हम पोस्टुलेट कहते हैं, और एक्सियम्स को बुनियाद बनाए जाते हैं। आप इन्हीं के बुनियाद पर बात करते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री में हर नतीजा या थ्योरम इन्हीं असूलों की मदद से मरहलावार प्रूव किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप इसे प्रूव करते हैं। इस तरीक़ेकार से साबित शुदा नताइज हमेशा और यूनिवर्सल होते हैं, यानी ये हमेशा ट्रू होते हैं। ठीक है ना? इस तरीक़ेकार से यानी डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री के थ्रू आप जो भी आप क्या कहते हैं इसको, नतीजा हासिल करते हैं, वो हमेशा यकीनी और यूनिवर्सल होते हैं, यानी उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप कहना चाहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो मुशाहिदे से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री में हम इसे साबित करने के लिए मंतकी सबूत यानी प्रूफ्स देते हैं, जो किसी भी ट्रायंगल के लिए फिर सही होंगे। मिसाल के तौर पे इससे पहले जो आपने जो चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स करते थे, या इसके अलावा जहाँ पर ट्रायंगल आता था, उससे अगला जो एक्सरसाइज चैप्टर था, चैप्टर 9, वहाँ हम क्या कहते थे? हम एक रीज़न कहते थे कि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना? वो हम क्यों कहते थे? बिकॉज ये बात डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री के थ्रू प्रैक्टिकली वेरीफाई हो चुकी है। आप किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को जब आप मेजर करते हैं थ्रू लॉजिकल रीजंस, तो आपको ये बात पता चल जाती है कि हाँ, वाकई में ट्रायंगल्स के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। जैसे स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पर मौजूद एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये कैसे बात पता चली? थ्रू डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। यहाँ पर दलाइल और रीजंस, स्ट्रॉन्ग रीजंस पेश करने के बाद मैथमेटिशियंस इस बात पे, इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ, जितने भी स्क्वायर्स हैं उन सब के अंदर सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री होता है, या जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सब के अंदर सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री का होता है। ये थी डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री, जिसमें हम हर बात को या हर थ्योरम को स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजंस के थ्रू प्रूव करते हैं। यानी आप जब इस चैप्टर में देखेंगे थ्योरम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सारे थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए आपको सॉलिड लॉजिकल रीजंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री।
इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें जिसको आपने डिफाइन करना है, इंडक्टिव रीजनिंग। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड बेस्ड ऑन अ पैटर्न प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, ठीक है ना, थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुख्तलिफ मुशाहिदात करते हैं, उसके बाद आप किसी ख़ास नतीजे पर पहुंचते हैं। या ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कुछ मखसूस मिसालों या मुशाहिदात से एक आम असूल या कायदा अखज़ करते हैं। यानी पहले छोटी छोटी मिसालों को देखते हैं और फिर एक बड़ा नतीजा निकालते हैं। इसमें आगाज़ हमेशा स्पेसिफिक केसेस से होता है। इन्हीं स्पेसिफिक केसेस को देखकर एक जनरल रूल बनाया जाता है। इसके ज़रिए निकाला गया नतीजा प्रोबेबल होता है, यानी 100% नहीं होता, हकीकी नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह साइंसी तरीका तहकीक और ज्योमेट्री में रूल को डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी एग्जांपल देखें। मिसाल के तौर पर आपने ऑब्ज़र्व किया है कि सूरज आज मशरिक़ से तुलू हुआ, मशरिक़ से निकला, ईस्ट से निकला। कल भी आपने देखा कि सूरज इसी डायरेक्शन से यानी तुलू हुआ। पिछले दिनों भी मशरिक़ से ही सूरज निकलता रहा है। अब इन सारे मुशाहिदात को देख के आप किस नतीजे पर पहुँचे? आप इस नतीजे पर पहुँचे कि सूरज हमेशा मशरिक़ से ही निकलता है, ईस्ट से ही निकलता है। आप छोटे से बड़े हो के आपने देखा ना कि सूरज हमेशा एक ही डायरेक्शन से निकलता है। अब आपने चूंकि हर रोज़ देखा तो फिर आप एक नतीजे पे पहुँचे। वो नतीजा क्या है कि सूरज हमेशा मशरिक़ से ही निकलता है। अब यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स पेश नहीं किए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने सिर्फ मुशाहिदा किया ना। यहाँ जो लिखा हुआ है ना कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड बेस्ड ऑन अ पैटर्न प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ एक पैटर्न है, तरीका आपने देखा कि हाँ सूरज हमेशा यहाँ से निकलता है, पहले भी यहाँ से निकलता था, अब आगे भी यहाँ से निकलेगा। यहाँ आपने स्ट्रॉन्ग दलाइल या स्ट्रॉन्ग रीजंस पेश नहीं किए ऐसा क्यों होता है, नहीं, इसका आंसर आपने नहीं दिया। सिर्फ आपने देखा कि ये प्रोसेस ऐसे ही हो रहा है, सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है तो आगे भी ये मशरिक़ से ही निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर मैंने यही दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं प्रोपोजिशन में, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो आपने नतीजा क्या निकाला? प्रोपोजिशन क्या था? द सन राइजेस। आपने मुशाहिदा किया कि सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में जाके छुप जाता है। तो आपने नतीजा निकाला द सन विल ऑल्सो राइज इन द ईस्ट एंड विल सेट इन द वेस्ट टुमारो। पहले भी ऐसा हुआ और कल भी ऐसा होगा। इस तरह के जो नताइज होते हैं जिन्हें आप अखज़ करते हैं, जिन्हें आप कैलकुलेट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कोई सॉलिड लॉजिक आपने पेश यहाँ पे नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है, सूरज हमेशा क्यों मशरिक़ से निकलता है और हमेशा मगरिब में ही क्यों जाके छुप जाता है। तो इस प्रोसेस को देख के, इस प्रोसेस को, इस पैटर्न को, इस तरीके को देखने के बाद आपने जो नतीजा निकाला, जो कंक्लूजन निकाली कि सूरज हमेशा मशरिक़ से ही निकलेगा और मगरिब में ही गुरूब होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग लॉजिक आपने ये बात कर दी एक पैटर्न को देख के, एक तरीक़ाकार को देखकर। ये तो था इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए this deducting reasoning form of reasoning in which each conclusion follows the previous one. An argument is built by conclusions that progress towards a final statement. अब डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में फ़र्क सिर्फ यह है, बुनियादी फ़र्क यह है, जिसे मैं मिसाल से भी यहाँ प्रूव करूँगा कि इंडक्टिव रीजनिंग में आपने सिर्फ एक पैटर्न को देखा, एक तरीक़ाकार को देख के आपने एक रिजल्ट का कंक्लूजन निकाला। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक पैटर्न को नहीं देखेंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग लॉजिक जो है ना वो यहाँ पे पेश करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कौन से शवाहिद है या कौन सी वजूहात है जो ये प्रोसेस हो रहा है। हम इसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा क्यों होता है कि सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में जाके गुरूब होता है, तो फिर अगर आप इसके पीछे पड़ जाएं और आप इससे साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं इस बात को कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साइंटिफिक रीज़न है, तो फिर वो जो आपका मुशाहिदा होगा या आपका जो रिज़ल्ट होगा वो इंडक्टिव नहीं बल्कि डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएगा। यानी एक साइंटिफिक
ऑब्जर्वेशन के बाद आप ये बात कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस को प्रूव करने के बाद जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उसे पढ़ेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझे कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जनरल रूल्स यानी पहले से साबित शुदा थ्योरम्स की बुनियाद पर ख़ास नताइज हासिल किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी बात को प्रूव करने के लिए आपको सॉलिड फैक्ट्स तो चाहिए होंगे ना, कुछ ऐसी बातें तो रिक्वायर्ड होंगी जो पहले से ही तयशुदा हो, स्पेशली मैथमेटिक्स में। यानी ये तरीका इंडक्टिव रीजनिंग के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल वहाँ जो है ना सिर्फ आप पैटर्न को देखते हैं, जबकि यहाँ आपको सॉलिड रीजंस चाहिए होते हैं इस डिडक्टिव रीजनिंग के लिए। इंडक्टिव रीजनिंग में हम छोटी मिसालों से जनरल रूल बनाते हैं, यानी सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, आपने रोज़ देखा और आपने एक मतलब एक आर्गूमेंट यानी एक कंक्लूजन, नतीजा ये निकाला कि सूरज हमेशा मशरिक से ही तलू होगा। और डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल रूल्स को बुनियाद बनाकर किसी ख़ास मसले पर लागू करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वाई कि सूरज हमेशा मशरिक से ही निकल के मगरिब में ग़ुरूब होता है, ऐसा क्यों होता है? इसमें हमेशा आगाज़ हम जनरल थ्योरम से करते हैं। इन्हीं असूलों की बुनियाद पर किसी ख़ास केस में हम फाइनल रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हैं। ये हमेशा 100% दुरुस्त होता है क्योंकि ये ठोस सबूतों पर मबनी होता है। ज्योमेट्री में ज़्यादातर थ्योरम्स इसी तरीक़ेकार से प्रूव किए जाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग से। यानी वहाँ आपने सिर्फ पैटर्न को नहीं देखना है, वहाँ आपने प्रूफ्स देने हैं। प्रूफ्स देने के बाद आप किसी भी थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी मसले को वेरीफाई कर सकते हैं। पहली वाली मिसाल को देखें आप, जहाँ आपने ऑब्ज़र्व किया यानी आपने ये मुशाहिदा किया कि सूरज मशरिक से तलू होता है यानी निकलता है। 2-3 दिनों के ऑब्जर्वेशंस के बाद आपने ये नतीजा निकाला कि सूरज हमेशा मशरिक से तलू होगा। ये था इंडक्टिव ऑब्जर्वेशन या इंडक्टिव रीजनिंग। अब अगर आप ठोस बुनियाद फराहम करेंगे इस ऑब्जर्वेशन को, तो वो ये होगा कि चूंकि सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि सूरज हमेशा मशरिक से ही तलू होता है। अब ये 2 अलग मिसालें हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में आपने कहा कि सूरज हमेशा मशरिक से तलू होता है, जबकि डिडक्टिव रीजनिंग में ये कहा जाता है कि चूंकि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, इसलिए हम ये देखते हैं कि सूरज मशरिक से ही निकलता है। अब बहुत से लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि वाकई में सूरज मशरिक से निकलता है, मगर साइंसी बुनियादों पर ठोस शवाहिद ये कहते हैं कि सूरज नहीं निकलता, सूरज अपनी जगह पर ही खड़ा है। हमारी ज़मीन चूंकि सूरज के गिर्द घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि सूरज मशरिक से ही निकलता है। अब ये मुशाहिदा 100% दुरुस्त है। पहला जो मुशाहिदा था जिसमें यह कहा गया कि सूरज मशरिक से निकलता है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी, जबकि जो दूसरा मुशाहिदा है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि एक सोलर सिस्टम है जिसमें एक स्टार है सन और बाकी प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना? ये वो बुनियादी फ़र्क है इंडक्टिव रीजनिंग में और डिडक्टिव रीजनिंग में जो इन दोनों को अलग करते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल है जिसमें प्रोपोजिशन है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। वर्ड मॉर्टल का मतलब है फ़ानी, जिन्होंने ख़त्म होना है, सारे इंसान ख़त्म होंगे। प्रोपोजिशन 2 है अख्तर इज़ अ ह्यूमन। अख्तर भी तो एक ह्यूमन है, इंसान है। तो फिर नतीजा क्या निकला कि अख्तर भी मॉर्टल है, यानी वो भी फ़ानी है, उसे भी किसी न किसी दिन ख़त्म होना है। तो क्या इसको कोई डिनाई कर सकता है? जितने भी इंसान हैं, क्या वो किसी न किसी दिन ख़त्म नहीं होंगे? बिल्कुल इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो पहला प्रोपोजिशन था आपका कि सारे इंसान जो है वो फ़ानी है। दूसरा प्रोपोजिशन ये था कि अख्तर एक इंसान है, वो भी एक इंसान ही है। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? चूँकि अख्तर एक इंसान है, लिहाजा उसे भी फ़ानी होना है, ख़त्म होना है। ये आम लाइफ में एक एग्जाम्पल थी इसकी। बाकी डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में डिफरेंस मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था जिसमें आपने सिर्फ इनको डिफाइन करना था। डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, इंडक्टिव रीजनिंग विद एग्जाम्पल्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग विद प्रोपोजिशन एंड कंक्लूजन। 2 प्रोपोजिशन इसमें गिवन थे और एक कंक्लूजन, नतीजा इसमें गिवन था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड पोस्टुलेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब ये फिर क्या चीज़ें हैं? देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे थ्योरम्स को करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक्सियम, स्टेटमेंट्स विच आर ऑब्वियसली ट्रू और कॉल्ड एक्सियम्स। ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे बयानात जो सच्चे होते हैं,
जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता, उन्हें हम कहते हैं एक्सियम्स। दे आर एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ, बगैर किसी सबूत के इन्हें आप एक्सेप्ट करते हैं। देयरफॉर इट इज़ द ट्रुथ दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड एंड इज यूज्ड फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिडक्टिंग एंड इन्फेरिंग अदर ट्रूथ्स। ठीक है ना, यानी ये एक ऐसी सच्चाई होती है, ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती और आप उसे मिनो अन ऐसी एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइन कंटेन्स एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। एक लाइन जो बनती है उसमें बेशुमार नुकात होते हैं, बेशुमार पॉइंट्स होते हैं, वो बेशुमार पॉइंट्स मिलकर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है ना, या आप ये कहें कि एक्सियम एक ऐसा खुद वाज़े असूल या हकीकत है जो हर जगह दुरुस्त साबित होता है, यानी एक्सियम्स को साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये अपनी ज़ात में सच्चाई रखते हैं। ये स्टेटमेंट्स ट्रू होती है। ये असूल सिर्फ ज्योमेट्री में ही नहीं बल्कि हर जगह इस्तेमाल होते हैं। एक्सियम्स के जो असूल है, कवायद है, वो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्योमेट्री में भी और बाकी वे ऑफ लाइफ में भी। ठीक है ना। अच्छा, ये चूंकि सच्चे होते हैं आप इनको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो मिसाल ये थी कि अ लाइन कंटेन्स एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। दूसरी मिसाल ये लें कि फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 इक्वल्स 5। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। अगर मैं दोनों साइड्स पे कुछ ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 इक्वल्स 5 + 2, दोनों साइड्स पे मैंने कुछ ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी 2 ऐड किया और राइट साइड पे भी 2 ऐड कर दिया। अब अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 5 + 2 = 7 एंड 5 + 2 = 7। दोनों साइड्स पे क्या आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। तो इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये ऐसे अब अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वाई दोनों साइड 7 आ जाए। क्यों दोनों साइड्स इक्वल आ गए? पहले 5 थे, अब दोनों साइड्स 7 क्यों है? इसलिए क्योंकि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आपने एक ही क्वांटिटी दोनों साइड्स पे ऐड कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 नंबर्स है या 2 क्वांटिटीज़ है, दोनों क्वांटिटीज़ में एक ही चीज़ का आप दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, एक ही चीज़ को, तो वो तब भी बराबर रहेंगे। अब इस चीज़ को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। जैसे 5 लेफ्ट साइड पे भी आप 10 को ऐड करें, राइट साइड पे भी आप 10 को ऐड करें, तो दोनों 15-15 होंगे, तब भी इक्वल ही रहेंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियम्स एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है और आप इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ। किसी भी बात को आप, जब कोई आपसे कोई बात कहता है तो आप कहते हैं कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, आपको रीजंस चाहिए होते हैं ना। लेकिन ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स है जिसे आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद है पोस्टुलेट्स। Postulates are statement about geometry that is accepted as true without proof is known as postulate. अब ये भी एक्सियम्स के ही अकॉर्डिंग है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ही है जिन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी एक किस्म का मुआहदा है मैथमेटिक्स में। जब भी आपको पोस्टुलेट नज़र आएगा आप उसे एज इट इज़ फॉलो करेंगे। लेकिन आपको पता है ये पोस्टुलेट्स भी डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग वेरीफाई किए गए हैं। ये ऐसे नहीं है ये एक्सियम और पोस्टुलेट्स कि कोई भी बयान है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग वेरीफाइड है। इन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। लिहाजा ये कवानीन बन चुके हैं। ठीक है ना, जिन्हें आपने फॉलो करना होता है। जैसे ट्रैफिक कवानीन है, उसमें उसे कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। आप जितने भी इमरजेंसी में हो, जो भी कुछ हो, आप उन कवानीन को वायलेट तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये भी ऐसे कवानीन है जिन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के थ्रू वेरीफाई किया गया है। अब ये मुआहदे बन चुके हैं, कवानीन बन चुके हैं, एग्रीमेंट्स है जिन्हें आपने फॉलो करना है। जहाँ भी नज़र आ जाए आपने फॉलो करना है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे जहाँ भी आपको रेड लाइट नज़र आ जाए आपने फ़ौरन गाड़ी रोकनी है, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट है, वो एक कानून है। तो लिहाजा ये पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स ये भी मैथमेटिक्स में, स्पेशली ज्योमेट्री में, ये एग्रीमेंट्स है, कवानीन है जिसे आपने एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टुलेट है, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये मिसाल मैंने शुरू में भी दी थी। अब चूंकि ये एक मुआहदा है ना मैथ्स में, आपने इसको एज इट इज़ तस्लीम करना है। आपने देखा होगा इससे पहले के चैप्टर्स में इस मुआहदे को हमने, इस मुआहदे के अकॉर्डिंग बाकायदा हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। और ये मुआहदा ऐसा नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में इस चीज़ को वेरीफाई किया जा चुका है।
जिसे शायद हम थ्योरम्स में एक दफ़ा फिर भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स जिसे उर्दू में मफरूज़ा कहते हैं, ये ज्योमेट्री में ख़ास असूल या बुनियादी हकीकत है जो हम बग़ैर सबूत दुरुस्त मान लेते हैं। इसके लिए कोई प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं होती ताकि ज्योमेट्री को आगे बढ़ाया जा सके। ये सिर्फ ज्योमेट्री से मुताल्लिक होता है और यही बुनियादी फ़र्क है एक्सियम्स और पोस्टुलेट के दरमियान। पोस्टुलेट्स को आप सिर्फ ज्योमेट्री तक एक्सेप्ट करते हैं, जबकि एक्सियम्स ये सिर्फ ज्योमेट्री नहीं बल्कि इसे हर जगह आप ट्रू जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसे आप मान सकते हैं। पोस्टुलेट को सिर्फ ज्योमेट्री की हद तक आप तस्लीम करेंगे, हर जगह इसे आप तस्लीम नहीं कर सकते। एक्सियम्स के असूल सिर्फ ज्योमेट्री ही नहीं बल्कि हर जगह इस्तेमाल होते हैं, जबकि पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री से मुतालिक है, बाकी अलूम में इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये वो बुनियादी फ़र्क है एक्सियम और पोस्टुलेट के दरमियान। लग तो दोनों एक ही तरह से है ना, यानी इनको मानने के लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनमें जो बुनियादी फ़र्क है वो लिमिटेशन की है। पोस्टुलेट की लिमिटेशन सिर्फ ज्योमेट्री की हद तक है, जबकि एक्सियम की लिमिटेशन वो वास्ट है, वो ज्योमेट्री के अलावा हर जगह आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ज्योमेट्री से, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री से रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम? अब कन्वर्स ऑफ थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा थ्योरम। A theorem in geometry is a statement of geometrical truth which is proved by using facts already proven. एक ऐसी थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है ज्योमेट्री में जिसे आपने वेरीफाई करना होता है, जिसे आपने साबित करना होता है। इस सच को आपने साबित करना होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, ठीक है ना, और ऐसे तरीके जिन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है। मिसाल के तौर पर कोई भी अगर एक थ्योरम गिवन है कि आप इस बात को साबित करें कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब उसके लिए फिर आपको पोस्टुलेट की भी ज़रूरत होती है, एक्सियम्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अब पोस्टुलेट और एक्सियम्स पहले से ही डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के थ्रू वेरीफाइड है, लिहाजा इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं फैक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर मौजूद तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस टाइप के स्टेटमेंट्स को जिन्हें आपने प्रूफ करना होता है यूजिंग फैक्ट्स ऑलरेडी प्रूवन, इसे हम कहते हैं थ्योरम। अ थ्योरम इज अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट व्हिच कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली। ठीक है ना, ये एक स्टेटमेंट थी ना जो मैंने आपसे कही कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं थ्रू लॉजिक्स, ठीक है ना, थ्रू सॉलिड प्रूव्स, थ्रू सॉलिड रीजंस आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अ थ्योरम हैज़ टू पार्ट्स, अ हाइपोथेसिस which states the given facts and a conclusion which states the property to be proved. किसी भी थ्योरम के दो हिस्से होते हैं। हाइपोथेसिस मफरूज़े को कहते हैं, एक ऐसी चीज़ जो साबित नहीं हुई हो, और दूसरा हिस्सा फैक्ट्स, एक ऐसा हिस्सा या एक ऐसी बातें जिन्हें आपने प्रूफ करनी होती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी, ये भी एक थ्योरम है। साबित करें कि पैरेललोग्राम के मुखालिफ जो साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मुखालिफ एंगल्स, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के आपस में इक्वल होते हैं। अब इसको साबित कैसे करना है? इसे साबित करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी फैक्ट्स ऑलरेडी प्रूवन, यानी वो फैक्ट्स जो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं। इन्हीं फैक्ट्स को, अब देखिए ये तो एक अभी तक तो ये हाइपोथेसिस है ना कि मैंने आपसे कहा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। आप कहेंगे कैसे? ये जो बात आ जाती है ना कैसे, उसके बाद मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि नहीं ऐसा करना है आपने, क्योंकि एक साइड की लेंथ दूसरे साइड की लेंथ के इक्वल है और ये पैरेलल भी है, इसलिए इनके अपोजिट साइड्स पर बनने वाले एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। अब ये जो मैंने आपको बात बताई ये वो फैक्ट्स है जो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में ऑलरेडी प्रूफ हो चुके हैं। पहली जो, अब इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं, पहले जो मैंने कहा और फिर दूसरी बात जो मैंने वेरीफाई करके आपको बताई, इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो ये बनती है थ्योरम। यानी पहले एक स्टेटमेंट थी जिसे आपने फैक्ट्स और लॉजिक्स की बुनियाद पर वेरीफाई करना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन का आंसर तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम है, लेकिन इससे पहले ये थ्योरम और कोरोलरी को समझना बहुत ज़रूरी है। कोरोलरी, द रिजल्ट deducted directly from the theorems are called corollaries. यानी वो नताइज, वो रिजल्ट्स जो डायरेक्ट किसी थ्योरम से आप हासिल करते हैं उसे हम पढ़ते हैं कोरोलरीज।
जैसे ये जो आपने रिजल्ट निकाला ना, पहले आपने पढ़ा कि पैरेललोग्राम के एंगल अपोजिट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक जैसा, ठीक है ना। तो अगर आपने इस बात को प्रूव कर ली तो इस वेरिफिकेशन को हम नाम देते हैं कॉरोलरी। The result deducted directly from the theorems are called corollaries. For example, one corollary of the above mentioned theorem is that the opposite angles in a rhombus are congruent. अब rhombus के भी opposite जो angles होते हैं वो equal होते हैं। जिस तरह पैरेललोग्राम के opposite angles equal होते हैं, इसी तरह रोम्बस एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके फोर साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, बट उस पर बनने वाला कोई भी एंगल 90 डिग्री का इक्वल नहीं होता। ये रोम्बस जो है वो स्क्वायर के अपोजिट है। अब पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल का अपोजिट है, रोम्बस स्क्वायर का अपोजिट है। चूंकि रेक्टेंगल का अपोजिट जो है ना वो पैरेललोग्राम है, इसीलिए स्क्वायर का अपोजिट रोम्बस है, ठीक है ना। तो अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे तो फिर इसका मतलब है रोम्बस के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इस रिजल्ट को या इस नतीजे को हम कहते हैं कोरोलरी। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली था कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम। तो व्हाट इज अ कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम? Converse of a theorem. In some theorems, the given of a theorem is to be proof of the other, and the given of other is to be is the proof of the first one. Such theorems are called the converse theorems of each other. एक दूसरे के opposite theorems. Converse of a theorem का मतलब है एक दूसरे के opposite. कैसे? मिसाल के तौर पे पहला थ्योरम है if two sides of a triangle are congruent, then their opposite angles are also congruent. अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स की लेंथ इक्वल है तो उनके दरमियान जो एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स है उन साइड्स का, वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये एक थ्योरम हो गया। अब इसका अपोजिट थ्योरम क्या हो सकता है? अपोजिट थ्योरम ये हो सकता है इफ टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो उनके मुखालिफ साइड्स भी, अपोजिट साइड्स की लेंथ्स भी इक्वल होगी। पहले में क्या कहा गया था? अगर दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल के इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दूसरे में क्या कहा गया है? तो कन्वर्स में अगर दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। ये है कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम। बहुत ही सिंपल, यानी एक थ्योरम दूसरी थ्योरम का अपोजिट। पहला थ्योरम प्रूव किया तो दूसरा थ्योरम को अपोजिटली, पहले थ्योरम के अपोजिटली आपने उसको प्रूव करना है। इसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम, यानी एक थ्योरम दूसरे थ्योरम का अपोजिट।